हेलो स्टूडेंट्स, 17वीं बीपीएससी मेंस की हमारी सीरीज़ चल रही थी, उसी को हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहले तो आप लोग को मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, पिछले 3-4 दिनों से कोई वीडियो मैं नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि जो 22 मार्च को बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो बिहार दिवस सारे बिहार गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होता है, काफ़ी तैयारियाँ की जाती है, तो उसी में हम लोग काफ़ी बिजी थे। तो आज से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं आपके मैसेजेस जो कमेंट्स हैं वो लगातार देख रही थी, पर उसका जवाब भी नहीं दे पा रही थी। तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी आपका जल्दी से ख़त्म हो जाए। 5 अप्रैल तक का हम लोग डेडलाइन रखते हैं ख़त्म करने का, ठीक है? ताकि आपको उसके बाद रिवाइज़ करने का समय मिले, और उसके लिए एटलीस्ट डेली 2 वीडियो तो डालना पड़ेगा। तो आप लोग डेली कंटिन्यू देखते रहिएगा, 2 वीडियो डाला जाएगा, और मैक्सिमम हो सकेगा तो किसी दिन समय रहा तो 3 वीडियो भी मैं डालूंगी, और आपका ज्योग्राफी ऑप्शन जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी, ताकि आपके मार्क्स ज्योग्राफी में अच्छे आएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का अब स्टार्ट करते हैं। 85 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, 85 तक किए थे। 86 नंबर को छोड़ दिए थे हम लोग, क्योंकि ये साइक्लोन पे संबंधित क्वेश्चन है, इसको डिटेल में पढ़ना था। ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, सभी तरह के साइक्लोन को। ऐसे इसका नोट्स, जो मेरा नोट्स था वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए थे, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसका लिंक यहाँ भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और अभी हम लोग अब ऊपर चलते हैं। 84 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज अ रीजन ऑफ मिक्सिंग। इन चारों लेयर में से किस लेयर में मिक्सिंग होता है? ये चारों किस चीज का लेयर है? आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, ये चारों एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल के कई लेयर्स होते हैं। सबसे पहला लेयर होता है क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद होता है समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो अभी हम लोग, जैसे पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग किस लेयर पे है, हम लोग किस लेयर में हैं, एयर के किस लेयर में, तो ट्रोपोस्फेयर में है हम लोग। ट्रोपोस्फेयर जो है वो करीब 8 से 10 किलोमीटर तक हाइट तक होता है, कहीं कहीं ये 18 किलोमीटर हाइट तक भी होता है, ठीक है। और ट्रोपोस्फेयर में ही सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है वाटर वेपर होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डस्ट होते हैं, ठीक है। सभी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं, तो सब यहीं पे मिक्सिंग होता है। तो इसका आंसर तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, लेकिन हम लोग बाकी सारे जो हमारे लेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि आगे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसका जवाब दे सकेंगे। तो देखिए, एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या है? अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। एंड इट इन्वेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। अर्थ को पूरे, अर्थ है मान लो, तो अर्थ के चारों साइड इसको घेर के रखता है क्या? वायुमंडल, यानी एटमॉस्फेयर। इट कंटेन लाइफ गिविंग गैसेस। इसमें जीवन दान देने वाली गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन, और CO2 भी है जो प्लांट को जीवन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 99% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंफाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। 99% जो एटमॉस्फेयर का, जो एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें हैं, जैसे CO2, ऑक्सीजन, डस्ट, वो 99% 32 किलोमीटर तक में ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ऊपर जितना भी है उसमें सिर्फ 1% चीज़ ही बचता है, ठीक है। क्या क्या है एटमॉस्फेयर में हमारे? जैसे 2 चीज़ तो सबको ही जानता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत चीज़ है। तो देखिए, गैसेज हैं। कंपोजिशन को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। गैसेस लाइक CO2। CO2 से क्या होता है पता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो, देखिए, मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भरा है, तो सूरज की जो किरणें आती हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर आने तो देता है, पर लौट के वापस जाने नहीं देता है, ठीक है। इसीलिए धरती जो है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जैसे आप किसी कार के अंदर शीशा बंद करके अगर बैठे रहेंगे, और कार धूप में अगर लगा हुआ है और शीशा बंद करके आप बैठे हैं, तो कार के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा। AC नहीं ऑन करना है और बस बैठे रहना है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा। तो क्यों गर्मी हो जाता है? क्योंकि वो कांच जो होता है वो धूप को अंदर तो आने दिया, पर हीट को बाहर जाने के लिए नहीं देता है। सेम काम कार्बन डाइऑक्साइड करता है धरती के लिए, और धरती क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया? इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी तरह से प्रोड्यूस करता है और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और दूसरा है ओजोन गैस। ऑक्सीजन भी एक गैस ही है, ओजोन भी गैस है। देखिए ओजोन गैस बहुत सुने होंगे, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। और ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, समताप मंडल, हिंदी में अगर बोले तो समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन गैस O3। ओजोन का क्या काम होता है? ओजोन का काम होता है ये सूर्य से आने वाली यूवी रेज, यूवी किरणों से क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर यूवी किरणें, सूर्य के अंदर बहुत सारा किरण है, विजिबल रेज है, इंफ्रारेड रेज है, अल्ट्रावायलेट, यूवी का फुल फॉर्म अल्ट्रावायलेट रेज है। अगर ये रेज हमारे शरीर को लगेगा तो स्किन कैंसर हो सकता है, पेड़ पौधा को लगेगा तो वो जल सकते हैं। तो ओजोन क्या करता है, इनको एब्जॉर्व कर लेता है और धरती पे आने नहीं देता है, ठीक है। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ओजोन में छेद कर दे रहे हैं। ओजोन क्या है, जैसे मान लीजिए धरती है तो इसके ऊपर ब्लैंकेट की तरह धरती को बचा रहा है, किससे? यूवी रेज से। यूवी रेज को एब्जॉर्व करके अंदर नहीं आने देता है, ब्लैंकेट की तरह बचाता है, कंबल की तरह ओढ़ के रखा है अर्थ को। और हम लोग क्या करते हैं, छेद कर देते हैं इसमें, ठीक है, छेद कर देते हैं। छेद करने से क्या हो गया, अब तो यूवी रेज है वो अंदर आ जाता है। कैसे ओजोन में होल हो जाता है? ओजोन में होल हो जाता है, एक गैस होता है उसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, और ये निकलता है फ्रिज से, ठीक है। फ्रिज वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं घर में, उसमें इस गैस का प्रयोग होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और ये गैस निकलने से ओजोन लेयर जो है वो टूट जाता है, ठीक है। और कहाँ पे टूटा हुआ है अभी? अंटार्कटिका के पास टूटा हुआ है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल हो चुका है, ठीक है। उसको ठीक करने का उपाय है कि हम लोग फ्रिज का उपयोग ना करें। अब नेक्स्ट है वाटर वेपर। वाटर वेपर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछें कि वाटर वेपर, मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये इक्वेटर है और ऊपर पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये है इक्वेटर। तो वाटर वेपर की मात्रा कहाँ ज़्यादा होगा, इक्वेटर पर ज़्यादा होगा कि पोल पर ज़्यादा होगा? ठीक है, तो वाटर वेपर की मात्रा कहाँ ज़्यादा होगा? वाटर वेपर यानी पानी में भाप कहाँ? इक्वेटर पे होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर गर्म रहता है, गर्म है तो पानी भाप बन के उड़ता रहता है, ठीक है। तो हवा में भाप की मात्रा जो है वो कहाँ ज़्यादा रहेगा? इक्वेटर पे, यानी वाटर वेपर। और पोल पे क्या रहेगा? कम रहेगा। तो याद कर लेना है कि एल्टीट्यूड और ऊंचाई भी, मान लीजिए पहाड़ है तो नीचे वाटर वेपर की मात्रा क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो क्या होगा? कम होते जाता है, सूखते जाता है। पहाड़ पे जाइए कभी तो पहाड़ पे क्या होगा? होंठ सूखेगा, ठीक है, चेहरा फटेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन भी कम ही होता है और नीचे ज़्यादा होता है, ठीक है। इक्वेटर से पोल की तरफ अगर जाएंगे तो वाटर वेपर की मात्रा घटती जाती है। और क्या वाटर वेपर यानी भाप जो होता है, वाष्प भी बोलते हैं, वाष्प, तो क्या वाष्प जो है ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब वही जो कार वाला भी आपको हम एग्जाम्पल दिए थे। तो क्या वाटर वेपर भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह काम करता है? तो यस, वाटर वेपर भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह काम करता है, ठीक है। ज़्यादा वाटर वेपर रहने से भी ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वो भी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है, ठीक है। और हवा को भी डिसेबल करता है या स्टेबल करता है। नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा है हमारे वायुमंडल में। अलग अलग सोर्सेस से डस्ट आ जाता है। डस्ट जैसे मान लीजिए कि साइक्लोन होने से, ठीक है, वॉल्केनो से, हवा के चलने से, लोग स्मोक करते हैं उससे, तो कई तरीके से हम लोग फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं उससे, कई तरीके से डस्ट जो है वो आ जाता है, ठीक है। और डस्ट भी ज़्यादातर कहाँ रहता है? लोअर लेयर में। लोअर लेयर मतलब कि ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर वाले लेयर में डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए क्या क्या कौन, मतलब कि जैसे पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है, तो नाइट्रोजन ही। तो बच्चे से पढ़े हैं कि 78% नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन है 21%, 20.95%। उसके बाद आर्गन 0.93%। उसके बाद CO2 0.03%। इसको क्रम से आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी का नीचे वाला याद करने का जरूरत नहीं है। ये चारों तो याद होना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
अब ये देखिए, ये हो गया आपको कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए एटमॉस्फेयर जो है ना, उसका स्ट्रक्चर है कि शुरू में ऊपर 10 किलोमीटर कहें या 8 से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। और ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, अभी हम लोग क्षोभ मंडल में हैं। क्षोभ मंडल का हाइट बताइए इक्वेटर में ज़्यादा होगा कि पोल पे ज़्यादा होगा। ट्रोपोस्फेयर का हाइट कहीं 8 किलोमीटर भी होता है, कहीं 18 किलोमीटर भी होता है। तो इक्वेटर पे हाइट जो है वो ज़्यादा रहेगा ट्रोपोस्फेयर का, 18 किलोमीटर तक रहेगा ट्रोपोस्फेयर, और पोल पे 8 से 9 किलोमीटर तक ही होता है, ठीक है। इक्वेटर पे कोई भी चीज़ जल्दी ज़्यादातर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मगर डस्ट पार्टिकल वगैरह इक्वेटर पे कम होता है, क्योंकि वहाँ बारिश होते रहता है, तो जो हवा है वो साफ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद दूसरा लेयर है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपको होता है ओजोन लेयर। तीसरा लेयर है आपका मेसोस्फेयर। चौथा लेयर है आपका आयनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं उसको। वो उसमें बहुत सारा आयन्स रहता है। आयन मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि NaCl है, नमक का फॉर्मूला NaCl। तो अगर नमक है NaCl, इसमें से अगर बिजली पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, Na+Cl-, दोनों अलग अलग हो जाएगा, दोनों चार्ज कंटेन कर लेगा, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस और एक नेगेटिव चार्ज माइनस। तो इसी को बोलते हैं आयन। फिर ये हो जाएगा आयन, सोडियम आयन, और ये हो जाएगा क्लोरीन आयन, ठीक है। तो इस वाले एरिया में जो चौथा नंबर है, इस वाले एरिया में आयन्स अधिक मात्रा में मौजूद हैं। हाइड्रोजन आयन, मतलब अलग अलग एलिमेंट के आयन, इसीलिए इसको आयनोस्फेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। और इसी जो एरिया है ना आयनोस्फेयर, ये जो लेयर है, इसी के कारण धरती पे जो मोबाइल का यूज कर सके हम लोग, टीवी बना सके, रेडियो, ये सबसे पहले तो रेडियो ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, इसी आयनोस्फेयर के कारण। अगर आयनोस्फेयर नहीं होता ना, ये लेयर अगर नहीं होता हमारे एटमॉस्फेयर में, तो फिर हम लोग ये जो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी सब यूज कर रहे हैं वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये आयनोस्फेयर की देन है, और ये किस लेयर पे है भी याद रखना है। और जितनी वायुमंडल में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि तूफान आता है, साइक्लोन आता है, ये सब जो है ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, गिरता जाता है, ठीक है। हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है, पता होगा आप लोग को। देखिए टेम्परेचर ऐसे बनाया गया, मतलब टेम्परेचर लो हो रहा है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर फिर अप हो जाता है, फिर मेसोस्फेयर में टेम्परेचर लो होता है, फिर आयनोस्फेयर में टेम्परेचर अप हो जाता है। और जब आप लोग बाहर जाएंगे ना, आयनोस्फेयर के ऊपर होता है एक्जोस्फेयर, मतलब आप बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर, तो टेम्परेचर पूरी तरीके से बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना है आप लोग को एटमॉस्फेयर के बारे में। देखिए, ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। क्लाइमेट और वेदर में जो भी चेंज होता है सब ट्रोपोस्फेयर में होता है, क्योंकि बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। इसी के हाइट तक हीट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, बस इसका जितना हाइट है। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन होता है कि प्लेन किस लेयर में उड़ता है। तो प्लेन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में नहीं उड़ सकता है। क्यों नहीं उड़ सकता है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहता है, हवाएं बहुत तेज़ रहती हैं, जैसा कि अभी यहाँ लिख रहा है क्लाइमेट और वेदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस रहता है, इसीलिए जो एरोप्लेन है वो उड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, ये याद रखना है। और बस यही है, थोड़ा इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब 83 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट ऑफ इरोजन। इसमें से कौन सा इरोजन का एजेंट है। पहले हम लोग इरोजन समझेंगे कि इरोजन क्या होता है, उसके बाद हम लोग इरोजन का एजेंट देखेंगे कि रिवर, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, साइक्लोन, चारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं कि इरोजन होता क्या है। देखिए,
देखिए अर्थ में कहीं आप लोग देखेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, तो कहीं बहुत गहरा गहरा खाई है। ठीक है, अगर आप लोग जाएंगे पहाड़ पे जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, तो पहाड़ है, खाई है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं पठारी इलाका है। ठीक है, ऐसा क्यों? अलग अलग मतलब कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो अलग अलग है, उसका शेप अलग अलग है। क्यों ऐसा है और ये क्रिएट कैसे हुआ, पहाड़ कैसे बना? क्वेश्चन बहुत बार आता है, पहले आता था ज्योग्राफी में, अभी भी पेपर 2 में पूछ सकता है कि पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए अर्थ जो है ना उसमें मुख्य रूप से दो फोर्सेस काम करता है। दो तरह का फोर्स अर्थ पर काम करता है। एक फोर्स जो अर्थ के अंदर से आता है, एक अंदर से आता है, ठीक है, और एक फोर्स जो बाहर से लग रहा होता है। जो अंदर से आता है उसको बोलेंगे इंडोजेनिक, इंडोजेनिक, और जो बाहर से लगता है उसको बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एक फोर्स इंडोजेनिक, दूसरा फोर्स एक्सोजेनिक। जो फोर्स अंदर से लगता है ना वो अर्थ में इरेगुलरिटीज क्रिएट करता है। अर्थ पे इरेगुलरिटीज मतलब कहीं पे खाई बना देगा, कहीं पे पहाड़ का निर्माण करेगा। कौन करेगा? इंडोजेनिक। ठीक है, ये वाला कहीं पहाड़ बना देगा, कहीं खाई। जैसे आप बताइए अर्थ के अंदर से क्या होता है? जैसे वोल्केनो, लावा, जैसे अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक आने से क्या होता है? धरती फट जाती है, होता है ना, टेक्टोनिक एक्टिविटीज। प्लेट एक मूव कर रहा है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से मूव करता है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में घुसे जा रहा है और हिमालय का निर्माण किए जा रहा है। ठीक है, तो इंडोजेनिक फोर्सेस जो धरती के अंदर से आती है उससे क्या होता है? धरती पर इरेगुलरिटीज क्रिएट हो रही हैं। कहीं पहाड़ बन रहा है, कहीं खाई बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। अब दूसरा फोर्स है एक्सोजेनिक फोर्स, जो ऊपर से लग रहा है। ये कहता है कि नहीं, सब कुछ बराबर होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ना कहीं पहाड़ होना चाहिए ना कहीं खाई होना चाहिए। इसीलिए एक्सोजेनिक फोर्स क्या करता है कि पहाड़ को तोड़ तोड़ के क्या बना देता है? समतल बनाने का कोशिश करता है, या गड्ढा में जाके उसको भर देता है। क्या करता है? गड्ढा में भर देता है। जैसे पहाड़ को तोड़ेगा और जाके गड्ढा जहाँ पे वहाँ पे भरते जाएगा, डिपॉजिट करते जाएगा। समझ में आया? ताकि गड्ढा, पहाड़ भी नीचे हो जाएगा और गड्ढा ही भर जाएगा। सबको बराबर करने का इसका एम होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस का। जैसे हवा, हवा क्या करेगा? जोर जोर से आएगा और पहाड़ को तोड़ेगा। जैसे पानी, रिवर। ठीक है, रिवर्स क्या करते हैं? पहाड़ों से जब बह के आती है गंगा नदी तो अपने साथ ढेर सारा मतलब पहाड़ को तोड़ तोड़ के पत्थर पत्थर लेकर के आता है। कभी आप लोग हरिद्वार की तरफ अगर जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, ठीक है, तो वहां देखेंगे कि वहां पे गंगा के किनारे किनारे बड़ा बड़ा पत्थर मिलेगा। ये पत्थर कहाँ से आया है? पहाड़ से आया है। पहाड़ से गंगा वो पत्थर लेकर के आई है अपने साथ और फिर उसको नीचे ला करके डिपॉजिट कर दिया है। क्यों कर रही है ऐसा? पहाड़ को तोड़ने के लिए। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? अर्थ को समतल बनाने का काम करते हैं, इवन सरफेस को क्या करने की कोशिश करते हैं? इवन। और जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो इरेगुलर यानी अनइवन। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम लोग डिटेल में चलेंगे कि इंडोजेनिक के डिटेल में नहीं जाएंगे। इंडोजेनिक में से मुख्यतः तो वॉल्केनो और अर्थक्वेक ही मेन है। ठीक है, और भी छोटा छोटा होता है टेक्टोनिक एक्टिविटीज। अभी हम लोग एक्सोजेनिक के डिटेल्स में जाते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्स मान लीजिए कि विंड है या रिवर है, ठीक है, या ग्लेशियर है, तो ये क्या करता है? ये 3 तरह का काम करता है। पहला काम होता है वेदरिंग, WEATHERING, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। ठीक है, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन 3 काम करता है। ये देखिए यहाँ वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। अब वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब कि पहाड़ का टूटना। जैसे पहाड़ है या बड़े बड़े पत्थर हैं उनका ब्रेकिंग डाउन, एक ही जगह पे बस टूट जाता है। यहाँ कोई पत्थर है, इस पे धूप पड़ रहा है, धूप पड़ने से भी पत्थर टूटता है, हवा लगने से भी टूटता है। हवा जो है उसको जोर जोर से मतलब हवा अपने पास छोटा छोटा पत्थर
उड़ा रहा है अपने साथ। वो पत्थर जब इस बड़े पत्थर में लगेगा तो इसको भी तो थोड़ा थोड़ा खुरचेगा, ठीक है। पानी तो सब मिल करके इसके ऊपर ऐसा कारनामा कर रहा है कि ये बड़ा पत्थर क्या हो जाएगा, छोटे 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 टुकड़ों में टूटेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वेदरिंग, माने वेदरिंग में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ बिगर रॉक इनटू स्मॉलर रॉक। वेदरिंग के बाद दूसरा प्रोसेस होता है इरोजन। पहला हो गया टूट गया, टूटने के बाद क्या होगा, वो उड़ेगा, उड़ के जाए, चाहे पानी में बह के जाए, चाहे जैसे जाना है, मूव करेगा, ठीक है, दूसरी जगह जाएगा। छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मूव करेंगे, तो मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्मॉलर रॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जाएंगे। कैसे, वाटर के माध्यम से, जैसे रिवर, विंड के माध्यम से, या आइस माने ग्लेशियर के माध्यम से भी वो मूव कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं इरोजन, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। और मूव करके कहीं तो जाके, जैसे गंगा नदी का भी एग्जाम्पल दिया आपको, तो गंगा नदी क्या है, इरोजन कर रही है, ठीक है, ले करके मूव कर रही है। और डिपोजिशन माने कहीं तो जाके उसको जमा कर देगा। तो आप लोग कभी सुंदरबन का नाम सुने? सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा मतलब क्या, नदी अपने साथ जो गाद लेकर के आती है, मतलब ऊपर से तो पत्थर ही लेके आया था, उस पत्थर को तोड़ तोड़ के मिट्टी बना दिया, रेत बना दिया, ठीक है, वो अपने साथ ला करके समुद्र के किनारे, नदी तो पानी तो चला गया, समुद्र में मिल गया, लेकिन अपने साथ जो मिट्टी लेके आया था वहीं छोड़ दिया। उसी को बोलते हैं डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन गंगा नदी का डेल्टा है। तो गंगा नदी अपने साथ इतना सारा मलबा लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, गाद, उसको किनारे में छोड़ करके फिर पानी में चली जाती है। तो ये जो छोड़ दी, इसको कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है, यानी कि ड्रॉप, छोड़ देना। इसी तरह से हवा भी अपने साथ उड़ा के कुछ पत्थर लाता है, कहीं ना कहीं तो ड्रॉप करता ही होगा, यानी डिपोजिशन। उड़ा के लाना माने इरोजन, मूव करके लेके आना माने इरोजन। और वेदरिंग माने ब्रेकिंग, एक ही जगह पे टूटना। कितना इजी है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट ऑफ इरोजन। इसमें से कौन कौन इरोजन करता है? तो रिवर, क्लियर आंसर है कि रिवर इरोजन करता है, ठीक है। फ्लूवियल इरोजन पढ़ेंगे, फ्लूवियल, रिवर इरोजन नहीं, हम लोग उसको बोलते हैं फ्लूवियल। फ्लूवियल माने हो गया कि फ्लूड, बहती हुई चीजें, तो फ्लूवियल इरोजन। वॉल्केनो और अर्थक्वेक जो है ये इंडोजेनिक फोर्सेस है, याद रखना, अंदर से निकलता है ये तो, और क्रिएट करता है। और साइक्लोन इरोजन का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये क्वेश्चन भी इरोजन से संबंधित है। ये पूछ रहा है कि इंसेलबर्ग इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, माने कि किस एरिया में इंसेलबर्ग नामक चीज पाया जाता है। क्या है इंसेलबर्ग, किस एरिया में पाया था? पहले एरिया पढ़ाते हैं, देखिए ग्लेशियल रीजन, रीजन माने होता है क्षेत्र, ग्लेशियल वाले क्षेत्र माने पहाड़ पे जहां ग्लेशियर होता है। कास्ट रीजन, कास्ट का मतलब होता है लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन वाला रीजन, लाइमस्टोन माने चूना पत्थर, जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है जमीन के अंदर, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में खान है चूना पत्थर का, ठीक है। तो लाइमस्टोन वाला रीजन को कहते हैं कार्स्ट रीजन। और अरीद रीजन, अरीद का मतलब होता है डेजर्ट वाला रीजन, डेजर्ट वाला क्षेत्र को बोलते हैं अरीद रीजन। तो इंसेलबर्ग इन तीनों में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये तीनों क्षेत्र में किस तरह का इरोजन होता है कि देखिए, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन होने से कई तरह की चीज़ों का निर्माण होता है, बहुत सारा चीज़ बनता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, उसको डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो अपलोड करने में दिक्कत होगा, तो ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि नदी जो है वो अपने साथ लेकर के कुछ आया, ठीक है, पहाड़ को तोड़ तोड़ के नदी यहाँ पर क्या किया, मिट्टी पत्थर जमा किया, पहाड़ के जो पाद स्थल है उस वहाँ पर मिट्टी पत्थर जमा किया। ये जो एरिया है ये कहलाता है भाबर प्रदेश। यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाई देगा, बड़ा बड़ा गिट्टी दिखाई देगा, बड़ा बड़ा पत्थर, ठीक है, जो पहाड़ पर से तोड़ करके पानी लेकर के आया, तो एक नया चीज का निर्माण किया।
भाबर, है ना। और फिर आगे बढ़ता है तो जो पानी होता है वो क्या करता है, अपनी घाटी को गहरा करता है। देखिए गहराई पानी में कहाँ पे ज़्यादा होता है, पहाड़ पे गहराई ज़्यादा होता है कि जो आपका, अगर बात करें मैदानी क्षेत्र है जैसे बनारस, यहाँ पे गहराई ज़्यादा होता है। तो गहराई जो है वो आपको कहाँ ज़्यादा होता है, पहाड़ एरिया में गहराई, घाटी ज़्यादा होता है, ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है। और मैदानी इलाका में क्या होता है, चौड़ा होता है। तो चौड़ीकरण करता है या फिर गहरा करता है, घाटियों का निर्माण करता है। तो क्या नया चीज़ बनाया, घाटी। फिर जब नदी समतल इलाके में आता है तो क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में बालू मिट्टी भरा होता है तो नदी चल नहीं पाता है, तो ऐसे ऐसे चलता है। आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि नदी जो है वो सांप की तरह नदी का स्ट्रक्चर हो जाता है। पहाड़ पे तो सीधा रहता है, लेकिन नीचे आने में प्लेन एरिया में, जैसे बिहार में गंगा नदी, ऐसे ही चलता है। तो ये जो इस तरह चलने का तरीका है इसको बोलते हैं मीएंडर, MEANDER, मींडर्स, ठीक है, मींडर्स, सर्प के आकार में। फिर सर्प के आकार में चलते चलते कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से चलने लग गया, ये जो साइड था इसको छोड़ दिया, ठीक है, ये वाला छोड़ दिया, अब यहाँ से चलने लगा। तो यहाँ जो पानी बच गया इतना दूर में वो कहलाता है झील, वो होता है गोखुर झील। जैसे बेगूसराय में एक झील है कांवर झील, वो एक गोखुर झील है। और ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछा था प्रीलिम्स में, समझ रहे हैं ना। मतलब कि नदी जब चलता है पहाड़ से लेकर के समुंदर में मिलने तक कई चीज़ों का निर्माण करता है। वही आपसे कुछ भी पूछ देगा कि मेंढर जो है वो किस रीजन में पाया जाता है, भावर प्रदेश किस रीजन में पाया जाता है। इसी तरह से इस सवाल में उसने पूछा कि इंसलबर्ग जो है वो किस रीजन में पाया जाता है। तो इसका तो आंसर अरीद रीजन है, लेकिन ये तो कहीं से पता चल जाए कि अरीद रीजन इसका आंसर है, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि अरीद रीजन में और क्या क्या चीज़ पाया जाता है। यानी कि डेजर्ट वाले इलाकों में जहाँ हवाएं, विंड इरोजन करती है, हवाएं क्या करती है, इरोजन करती है। इरोजन मतलब कि समतल बनाने का कोशिश करती है। वहाँ पे और क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या बनाता है स्ट्रक्चर। उसी तरह लाइमस्टोन वाले रीजन में क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, ग्लेशियल वाले रीजन में क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेगा। सिर्फ इसी पे सारे रीजन का एक वीडियो आज ही डाल देंगे शाम तक, ठीक है। पहले आप लोग इसको कवर कर लीजिए और आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है। आप ही लोग से हमको भी हिम्मत है और आप लोग आगे ऑफिसर बनेंगे, तो अपनी तैयारी जारी रखिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू वेरी मच।